हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सनम अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूं वो है क्वेश्चन बैंक। और अभी एग्ज़ाम आपका आने वाला है, तो आप एग्ज़ाम को लेकर बहुत टेंशन में होंगे तैयारी के लिए कि कैसे हो, क्या करें। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक आपके लिए क्या करता है कि अगर आपने सन 2011 से लेके अगर क्वेश्चन 2021 तक का अगर आपने कंप्लीट रखा है तो आपके चांसेस होते हैं 70 से एबव लाने के, आपके ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को देखते हुए मैं क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को लेकर आया हूं और ये आज की पहली सीरीज़ है। ठीक है, सन 2011 के एनुअल में जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और हो सकता है कुछ बच्चों के पास क्वेश्चन बैंक हो, कुछ के पास नहीं हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिखते हुए बताना शुरू किया है और मेरा पर्पस यही है कि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन परिमेय संख्या, देखिए हमको यहाँ पर परिमेय संख्या चुननी है। तो हमने पढ़ा है परिमेय संख्या कहते हैं किसको, पहले आप ये समझ लीजिए, वैसा नंबर जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हो और शर्त ये है कि जहाँ जो है q का वैल्यू वो 0 के बराबर नहीं हो। कुछ बंदे इसी को a/b भी बोलते हैं, जहाँ b नॉट इक्वल 0 हो। और एक बात याद रखिएगा, हो सकता है चलिए मान लीजिए आपको ये नहीं समझ में आया। हाँ, दूसरा पहलू ये है कि √2 आप इसको बाहर नहीं कर सकते हो रूट से, तो ये मेरी क्या होगी, अपरिमेय। लेकिन अगर यही √16 हो तो हम इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर, ये रूट क्या हो गया, कट गया, ये हो गया 4। यानी स्क्वायर से रूट हट जाना, रूट बाहर आ जाना नंबर का, तो आप उसको परिमेय बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं इस पोर्शन को इसलिए बता रहा था क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर इसी पैटर्न का है। जैसे देखिए √3, 3 को हम कर सकते हैं, 3 किसी का स्क्वायर है भाई, किसी का नहीं है ना। तो ये तो हो गया मेरा अपरिमेय की कैटेगरी में। √6 भी अपरिमेय है, √5 को भी हम बाहर नहीं कर सकते हैं। अब कहोगे सब में तो है, b आपका परिमेय होगा, क्यों हो वो आप देख लीजिए। 2√2 है और बटा √2 है, तो ये 2 हो गया कैंसिल। यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, इनटू, तो 2 एक कम हो जाएगा 2 और नीचे बचा कितना, 1, यानी 2/1 हो जाएगा। तो 2/1 यानी रूट के अंदर तो ये रहा नहीं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कौन संख्या रूट से बाहर आ रही है। तो ऑप्शन कौन होगा इसका, बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव। कोई दो पूर्णांक हमारा पॉजिटिव में है a और b के रूप में, ab का मासा और ab का लासा निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो हमने पढ़ा है कि HCF a, b गुना LCM a, b दो संख्याओं का मासा और दो संख्याओं का लासा संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए AB का HCF, इसको हम HCF पढ़ते हैं, हमने क्या लिखा है, HCF a, b, यानी AB का मासा, ये AB का मासा है और ये AB का लासा है ना। निम्नलिखित में किसके बराबर होगा, तो हमने क्या देखा, a/b। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ जवाब क्या होगा, C। क्यों, क्योंकि AB का मासा और AB का लासा, हमने यहाँ क्या डाला है, गुना। वहाँ पे जगह मैंने नहीं मिल रही थी, हो सकता है आपको कट रहा हो, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, नीचे। तो इन दोनों के गुणनफल याद रखिएगा, दो संख्याओं का मासा और दो संख्याओं के लासा का गुणनफल संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्या मेरी A है, दूसरी संख्या B। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन होगा, B। अब आइए थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन है, घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। द्विघात बहुपद, देखिए जिसका घात 2 होगा हम उसको द्विघात बोलेंगे। मतलब जैसे देखिए a² + bx + c, तो इसका घात कितना है, 2, तो हम इसको द्विघात बोलेंगे। अगर इस पे पावर 3 होगा तो हम इसको त्रिघात बोलेंगे, और जिस पे पावर कुछ नहीं हो हम उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। यानी इस पर पावर कितना छिपा है, 1। देखिए ax + b है ना, ये मेरा कहलाता है रैखिक बहुपद। हाँ, इसको एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। हो सकता है ऑप्शन में आपको रैखिक ना देकर एक घातीय बहुपद दे देगा। क्या दे देगा, एक घातीय बहुपद। ठीक है,
तो हो सकता है वहाँ ऑप्शन में आपके साथ क्या करे, रैखिक बहुपद को गैप कर दे और एक घातीय बहुपद दे देगा। तो जाहिर सी बात है जिसका घात 1 होगा हम उसको एक घातीय बोलेंगे। तो ज़्यादातर फिलहाल देता है रैखिक बहुपद। क्यों? क्योंकि इसका घात कितना है, 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हमको चुनने का। कौन? त्रिघात, यानी जिसका घात कितना हो, 3। तो यहाँ देखा पावर 2 द्विघात है, ये पावर 4 चौघात है, पावर 2 है यहाँ दोनों तरफ, तो ये भी द्विघात के रूप में ही मान के चलिए, हटाइए, ठीक है। पावर कौन है, 3, यानी ax3, तो इसका ऑप्शन होगा C, ठीक है। त्रिघात का आप लोग याद रखिएगा रूप, मैंने ऑब्जेक्टिव की सीरीज में बताया भी था। आइए 5वां नंबर, साइन ए बराबर 3/4, तो हमको वैल्यू किसका निकालना है, कॉस ए का। तो देखिए हम यहाँ पे कॉस का वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। कॉस का डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता है √1 - साइन स्क्वायर ए, है ना। तो √1 - कितना है यहाँ साइन का वैल्यू, 3/4, तो हम यहाँ डायरेक्टली कर देते हैं। देखिए अच्छा फिलहाल करते हैं 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, √1 - 9/16 होगा। तो आप 16 एकम 16 लोगे, -9/16 लिखोगे, तो ये हो गया √7/16। तो √7, दोनों का रूट अलग अलग कर लीजिए, √7। ये रूट जो है 16 के लिए भी है, तो 16 जो है 16 का रूट हटता है तो कितना होता है, 4, है ना। तो ऑप्शन में आप देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन होगा नंबर डी। आइए 6ठा नंबर, tan ए बराबर होगा, तो ये फॉर्मूला है हमको पढ़ना था। तो tan का फॉर्मूला होता है cot 90 - a, तो ऑप्शन इसका होगा ए। ये फॉर्मूला बेस्ड है, tan a बराबर क्या, तो हम क्या लिखेंगे, cot 90 - a। आपने पढ़ा होगा एक्सरसाइज 8.3 में ट्रिगो की, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो हमने फॉर्मूला tan a का क्या लगाया, cot 90 - a। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। तो ये देखिए क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, और आपने पढ़ा है कि x अक्ष को जो है ना, x अक्ष को भुज कहते हैं, याद रखिएगा। x एक्सिस को हम भुज बोलते हैं, और जो y अक्ष है ना, इसको हम कोटि बोलते हैं। ये कहलाता है एब्सिसा, और ये कहलाता है ऑर्डिनेट अंग्रेजी में, ठीक है। x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो बच्चा पता है क्या करता है, इस क्वेश्चन का जवाब ध्यान से समझिएगा। होता क्या प्रॉब्लम है, देखा बच्चा यहाँ x अक्ष है, लाओ मार दो भुज, लेकिन इस क्वेश्चन में पलटा हुआ है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी। हमको यहाँ x अक्ष के बारे में नहीं बोल रहा है, हमको x अक्ष से दूरी के बारे में बोल रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर डायग्राम के जरिए आपको समझाना चाहते हैं। ये है मेरा x एक्सिस, ठीक है। x अक्ष से कोई दूरी पर बिंदु है, तो भैया हम ये लाइन न लेंगे, तो ये मेरा कहलाएगा क्या, परिभाषा जस्ट उल्टी हो जाएगी। देखिए अगर x अक्ष बोलता तो हम x अक्ष को भुज मारते हैं कि x अक्ष किसे कहते हैं, भुज को कहते हैं। y अक्ष किसे कहते हैं, तो y अक्ष को हम कोटि कहते हैं। लेकिन जब यहाँ दूरी की बात आ जाए कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगी, तो इसका जवाब होगा कोटि। अगर यही बोल देगा किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी, भुज। ये पॉइंट आप माइंड में अच्छे से रख लीजिए, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र कौन सा होगा। तो आपने वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। तो ऑप्शन होगा इसका सी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बोल रहा है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। तो संचयी बारंबारता जो वक्र होती है ना, वो दो तरह की होती है। एक होती है लेस देन और एक होती है मोर देन, जो कि आपको ग्राफ में स्टैट में पढ़ना है। इस टाइप के डायग्राम है ना, एक नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमको यहाँ दो चीज़, ये जो क्वेश्चन है स्टैट का क्वेश्चन है, सांख्यिकी का क्वेश्चन है, तो हमको वहाँ पढ़ना था लेस देन और मोर देन। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है संचयी बारंबारता वक्र किसे कहते हैं। तो ये जो हमारी लाइन जो इधर उधर जा रही है,
ये डाउनफॉल होते हुए नीचे आ रही है, हम उस पोर्शन को बोलते हैं वक्र। और आपको याद रखना होगा संचयी बारंबारता वक्र को हम तोरण कहते हैं। तोरण दो प्रकार का होगा, लेस देन और मोर देन। आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो आपने पढ़ा होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। और इस प्रोसेस को हम तब तक रखते थे जब तक कि मेरा r का वैल्यू क्या नहीं आ जाता था, 0। ये वास्तविक संख्या चैप्टर है, उसमें का क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पर जो भी निकालेंगे, ये फॉर्मूला जो हमको दिया था यूक्लिड ने, वो किस चीज़ के लिए, मासा निकालने के लिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग हम मासा ज्ञात करने के लिए ज्ञात करते हैं। दो संख्याओं के बीच क्या निकालने के लिए, मासा निकालने। जैसे कि 135 और 225 का मासा निकालिए, तो हम लगाते थे फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो याद रखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग, इस तकनीक का उपयोग क्या निकालने के लिए किया जाता है, मासा निकालने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा मासा। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है पेयर से, ठीक है, जिसका कोई हल नहीं होता, क्या कहलाता है। तो आप आंसर इसका लिखेंगे, जिसका सॉल्यूशन नहीं हो, ठीक है, वो आपका होगा असंगत युग्म। क्या होगा, असंगत युग्म, ठीक है। जिसका सॉल्यूशन एक निकले या अनेक निकले, हम उसको बोलते हैं संगत युग्म। जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, हम उसको क्या बोलते हैं, असंगत युग्म। तो ये याद रखिएगा फॉर्मूला। आइए tan 45 का मान निकालने को बोल रहा है। चलिए तो हम tan 45 का मान निकालते हैं, ठीक है। लिखने को नहीं बोल रहा है, निकालने को बोल रहा है। तो चलिए हम ऐसे रखते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा बटा cos थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ 45 है, चलिए हम sin 45 और यहाँ लिख देते हैं cos 45। sin 45 का हमने सारणी याद रखना होगा 1/√2। cos 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2। ये पूरा कैंसिल हो गया, कितनी बार में, एक बार में। तो tan 45 का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा, 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो cosec स्क्वायर a माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला याद रखना है, चूंकि cosec स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यहाँ a है तो हमने a लिखा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। तो यानी cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a का वैल्यू क्या होगा, 1। अब आप देखते जाइएगा, यहाँ 1 इधर आ जाएगा, +1 इधर आया और हमने इसको उधर मूव कर दिया। तो cosec स्क्वायर a माइनस 1, क्योंकि +1 था इधर आया माइनस, और ये माइनस में था इधर आ जाएगा, क्या होगा, प्लस। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि cosec स्क्वायर -1 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, cot स्क्वायर a। यानी जवाब इसका क्या होगा, cot स्क्वायर a क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 को जरा सा ध्यान से देखिएगा, इसको अभी इरेज कर देते हैं। आप लोग अपना वीडियो को पॉज करके इसको बना लीजिएगा। आइए tan 26 बटा cot 64 है ना, तो ध्यान से देखिए tan 26 बटा cot 64 कैसे बनता है। tan 26 डिग्री है और ये cot कितना है, 64। इन दोनों का पेयर देख लीजिए 90 हो रहा है कि नहीं। तो 6 4 10, 6 2 8 1 9 है ना, इन दोनों का जोड़ने पर वैल्यू 90 हमको मिलता है। देखिए करने क्या जा रहे हैं हम, tan 90 में से क्या घटाएं कि मेरा 26 बचे। तो हमने हिंट्स नीचे से ले लिया, कुछ किया नहीं, हमने नीचे से हिंट्स ले लिया 64। tan ये वाला 90 में से घटाएंगे अगर हम 64 को, देखिए 10 में से 4 जाएगा 6, 8 में से 6 जाएगा 2 है ना, बटा cot 64 डिग्री। तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी cot 64 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। अब बचपन से पढ़ते आए हैं, 2 को 2 से भाग करते हैं तो 1, 3 को 3 से भाग करते हैं 1। तो cot 64 को cot 64 से भाग करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हमको यहाँ फॉर्मूला दे दिया है और इसको हम क्या कहते हैं वो बताना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.2 है ना, तो उसमें मैंने बताया है इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं अंतःविभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं, अंतःविभाजन सूत्र। तो 15 का आंसर होगा
ठीक है, अंता विभाजन सूत्र। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं अंत विभाजन सूत्र। तो 15 हो गया कंप्लीट। आइए 16 नंबर में ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर में आंसर दो तरीके से हो सकता है। हमको कह रहा है दूरी निकालने के लिए, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला ही है, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या चाहे तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y2 भले y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी x1 की जगह x1 है, y1 की जगह y1 ही है, x2 की जगह x2 को रखा गया है और y2 की जगह y2 को रखा गया। तो हमको सिर्फ फॉर्मूला लिखना था। तो 16 नंबर में अगर आप इन दो में से कोई एक को इस्तेमाल कर देते हो तो आंसर गलत नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रहना है, कोड 21 तो इधर भी कोड 21, अगर इधर कोड 12 तो इधर का भी कोड 12 रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर x1 माइनस x2 इधर y2 माइनस y1 चले जा रहे हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान देना है। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला ही होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर ध्यान दीजिए, कह रहा दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर है। संगत कोण का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए ये कोण A है, ठीक है, इसका कोण B है, इसका कोण C है, कोई एक और ट्रायंगल है, ठीक है, DEF, इसका ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है, इसका ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है, और इसका जो पोर्शन है कोण C जो है किसके बराबर है, F के। यानी कहने का मतलब कि इन दो त्रिभुजों में संगत कोण, यानी इसकी संगत ये, इसकी संगत ये, इसकी संगत ये अगर बराबर हो, असंगत भुजा का एक ही अनुपात हो। कहने का मतलब जैसे समझ लीजिए ये 3 है, हम यहाँ लिख दे रहे 6, ये 4 है, हम यहाँ लिख देते हैं 8, यहाँ 5 है, यहाँ 10। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 3/6, 4/8, 5/10। देखिए सबको अगर हम काट छाट करेंगे तो कितना आया, 1/2। कहने का मतलब कि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर, इसका कोण इसके बराबर, इसका कोण इसके बराबर, इसका कोण इसके बराबर, और संगत भुजा BC की संगत EF, इसकी संगत ये, इसकी संगत ये। अगर हमने सबको वैल्यू काटा, सबका वैल्यू हमने काटा, तो सबका रेशियो क्या आया, आपस में एक ही अनुपात में आया। तो इस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, तो ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। इसको बताने वाले कौन थे, थेल्स। तो समरूपता की हमको ये शर्त से क्वेश्चन उठा के दे दिया है। तो समरूपता की दो ही शर्त होती थी, संगत कोण बराबर होते थे और संगत भुजा आपस में समानुपाती होती थी। तो इसका आंसर होगा थेल्स। इन दोनों त्रिभुज को क्या कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज। जवाब में क्या लिखेंगे इसका, इसका आंसर होगा समरूप त्रिभुज। ठीक है, इसका जवाब आप लोग क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज, यानी सिमिलर ट्रायंगल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 को आपने 8 से ही पढ़ा होगा। एक समकोण त्रिभुज, हमने समकोण का फिगर बनाया, यानी जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90। तो इसको बताने वाले इसमें हमने पढ़ा है कर्ण स्क्वायर, है ना, बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या, आधार स्क्वायर। इसको बताने वाले, इसके प्रतिपादन करने वाले यानी शुरुआत करने वाले कौन थे, पाइथागोरस। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्गक्षेत्र दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस प्रमेय का प्रतिपादन किसने किया था, पाइथागोरस ने। तो इसका जवाब होगा पाइथागोरस। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 19 बता रहा हूं यहां पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, ठीक है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल
इसका फॉर्मूला होता है 2πr²। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा 2πr²। 2 पाई का मान आप जानते होंगे, पाई का मान क्या होता है 22/7। त्रिज्या को हम लोग r से सूचित करते हैं। ये जो त्रिज्या है ना, इसको हम लोग r से सूचित करते हैं, यानी रेडियस। तो रेडियस कितना दे रहा था 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने 2 बार इसको लिख दिया। चलिए थोड़ा सा जगह और इधर ले लेते हैं। 2 गुना 22/7, इसको हम लिख सकते हैं 35/10 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 35/10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, 5 के टेबल से 5 सते 35, 5 दूनी 10, ऊपर नीचे दोनों को काट रहे हैं। 5 सते 35, 5 दूनी 10, हमने दोनों को 5 से डिवाइड कर दिया। 2 से ये 2 पूरा पूरा कट, और ये 2 से पूरा पूरा कट गया कितनी बार में 11 बार में, और ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 77 सेंटीमीटर। कितने टाइम्स है 2 टाइम्स सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रक्रियाओं का योग क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी में आप लोग याद रखिएगा, सबसे निम्नतम वैल्यू होता है 0 और सबसे अधिकतम वैल्यू होता है योग। तो यहाँ पर हम लोग जो भी पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में, घटना घटी और घटना नहीं घटी। घटना अगर नहीं घटती है तो उसका वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं, और घटना घटित होती है तो उसका वैल्यू हम 1 लेते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जब मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर पूरा फुल्ली एक्सप्लेन रहेगा। फिलहाल आप याद रखिए कि यहाँ पर PE और PE नहीं का जोड़ कितना होगा 1, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होगा 1 होगा, तो इसका जवाब होगा 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, गुणन का मतलब होता है गुना, खंड का मतलब होता है बांटना। चलिए ध्यान से देखिएगा 96, ठीक है, और कितना है 404, है ना। चलिए तो 96 का पहले हम यहाँ पे निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा 96, तो आखिरी में 6 है, ये 2 से कट रहा है। 2 चौके 8, 2 8 16, फिर हमने लगाया 2 से, तो 2 दूनी 2 चौके, फिर हमने लगाया 2 से 12 बार में, फिर कितने से 2 से 6 बार में, फिर किससे 2 3 6। ध्यान से देखिएगा 2 लिखा, 1 2 3 4 5, 2 5 बार है इंटू 3। ठीक है, आइए 404 को तोड़ते हैं रफ में। 404 हमने किससे लगाया 2 से, तो 202 हो जाएगा, फिर 2 से लग रहा है 101 हो जाएगा, और इसके आगे ये किसी डिजिट से कट नहीं रहा है, यानी 2 का स्क्वायर गुना 101 हो गया ये। ठीक है, चलिए अब देखिए हमको क्या निकालना था, मासा। क्या निकालना है मासा, यानी हम लोग क्या निकाल रहे हैं इसका SCF निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं SCF। तो ध्यान से देखिएगा SCF में क्या करते हैं हम, जो संख्या मैच करती है, जो संख्या मैच करती है उस पर पहले ध्यान देते हैं। तो देखते हैं दोनों में मैचिंग कौन खा रहा है 2, और कम पावर कौन है 2, तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी इसका मासा कितना आएगा 4। तो पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लें, उसके बाद मैं इसको लासा बताता हूँ। अब इसी में हमको निकालना है लासा। तो लासा हम यहाँ पे 2 तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको शॉर्टेज ही बता रहा हूँ। देखिए हम करेंगे क्या, लासा मासा में हमने देखा जो कॉमन खा रहा था हमने उसको लिया, और कम पावर को लिया। किसको लिया, कम पावर को। लासा में जस्ट उल्टा कर देंगे। देखिए इन दोनों में मैचिंग खा रहा है ना, 2 ऊपर में भी है 2 नीचे में भी है, घात 5 है, इस पे घात 2 है, तो सबसे ज़्यादा पावर वाला लेना है किसमें लासा को। और जो संख्या बच रही थी लासा, आप लोग ऐसे याद रखिएगा, लेकर सभी को चलिए, आप लोग ऐसे माइंड में रखिए, लेकर सभी को चल रहा है। तो अब कौन बचा 3, इधर कौन बचा 101। चलिए तो 2 पे पावर 5, यानी 2 को कितनी बार गुना करेंगे हम 5 बार। तो 2 का 2, 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, ये हो गया 32, और 3 एकम 3, 0 के 0, 3 एकम 3। अब
32 को 303 से गुना कर देंगे। तो चलिए 303 को हम किससे गुना कर रहे हैं? 32 से। तो 606 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक स्थान छोड़ेंगे, 909 हो गया। अब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आया? 96, यानी 9696। ये इसका क्या हो गया? लासा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट हो गया। देखिए हमको कह रहा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताना है कि ये जो दशमलव प्रसार है ना, इसका शांत है या आसान। दशमलव प्रसार मतलब दशमलव को फैलाकर जो भी हम लाते हैं, ठीक है। पहले हम आपको क्लियर करते हैं शांत किसको कहा गया, अशांत किसको कहा गया। जैसे मान लीजिए कि 1/3 है ना, तो अब इसको आप डिवाइड करोगे। चलिए हम यहाँ डिवाइड करके दिखाते हैं 3 से 1 को। तो पहले तो आप पॉइंट बैठा लोगे, यहाँ 0 बैठेगा, 3 तिहाई 9, 1 आया। फिर आपने पॉइंट बैठा हुआ था, यहाँ 0 बैठेगा, 3 तिहाई 9, फिर 1 आया। फिर लगाएंगे, 0 बैठेगा, 3 तिहाई 9, फिर 1 आया। और ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा, ये कंटिन्यू चल रहा है। तो हम इसको बोलते हैं अशांत, ठीक है। आइए शांत पे एक तो देख लेते हैं मैथ। मान लीजिए 5/2 है, तो आपने 9 में पढ़ा होगा। चलिए 2 से लगाते हैं 5 को, तो 2 दूनी 4, कितना बचा? 1। हम पॉइंट रखेंगे, 0 बैठा, 2 बचे 10, है ना। ये ऊपर वाले का था, ठीक है। हमने 2 से इसको लगाया तो 2 दूनी 4, पॉइंट बैठा, 0 बैठा, 2 बचे 10। ये पॉइंट के कुछ अंक के बाद क्या हो गया? कट गया। तो दशमलव के कुछ अंक के बाद ये जो कट जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? शांत। क्या बोलते हैं? शांत। और यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना होगा शांत के लिए, अगर कोई संख्या p/q के रूप में हो तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि q बराबर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n, या आप यहाँ पे m भी बोल सकते हो, इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में होगा तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ये शांत होने की शर्त है, शांत होने की शर्त है। शांत कब होगा? जब इस फॉर्म में उसका Q होगा। चलिए अब भी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैथ बता रहा हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए हम करेंगे क्या, कितना है? 7/80। हम इसको लिख सकते हैं 7 गुना 1, और 80 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 गुना 5। नहीं समझ में आया? देखिए ध्यान से देखिएगा, 80 है ना, हमने 2 से लगाया 40 बार में, 2 से लगाया 20 बार में, 2 से लगाया 10 बार में, 2 से लगाया 5 बार में। अब आप देखते जाइए, 1 2 3 4, 2 कितनी बार? 4 बार, इंटू 5। 2 को यानी 4 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पचे 80। हमने इस 80 को ब्रेक कर दिया है, और 7 को हमने लिखा है 7 गुना 1, क्योंकि 7 मेरी अभाज्य संख्या है। अब देखिए करेंगे क्या, यहाँ 2 पे पावर 4 आ रहा है और इधर 5 पे पावर 1 है। तो हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसा करें कि इन दोनों का पावर सेम आ जाए। तो देखिए दिमाग हमने क्या लगाया, इसको हमने लिखा 5 का क्यूब, है ना। हमने क्या लिखा? इसको 5 का क्यूब, 2 पे पावर 4, और इसको हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 4। देखिए अब आप अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा, यानी 5 कितनी बार है? 3 बार। नीचे कितनी बार है? 4 बार, 1 2 3 4। तो ये 5 कट जाएगा, तो फिर से आपका सिर्फ ऊपर में क्या बचेगा? 1 बचेगा, और ये यहाँ आपका क्या बचेगा? सिर्फ 5, यानी 2 पे पावर 4 इंटू 5, यानी ये बैलेंस करने लगा, है ना। तो अब देखिए हम करेंगे क्या, इन दोनों का पावर आ गया सेम। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? सीधा 10 पे पावर 4। 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब 125। 125 को किससे गुना? 7 से। 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 12 सते 84, 84 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 875, है ना। ठीक है, अब आइए देखते जाइएगा, 875 यानी 10 पे पावर 4, इसको हम यानी 4 बार गुना करेंगे तो इतना आएगा। अब देखिए
दशमलव में कितने जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक है। एक एक्स्ट्रा जीरो यहाँ बच रहा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0875 पॉइंट, यानी इसका जो दशमलव प्रसार है वो पूरा पूरा कट रहा है और क्या बचेगा, जीरो। आगे में लिख भी सकते हैं 0.0875 इसका क्या होगा आंसर। और ये क्या है मेरा, शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लेंगे ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।